मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। भारत विकसित हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर हो गई है। ये सुनने में हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। हम सुन के प्रसन्न होते हैं कि आने वाले समय में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ इस अर्थव्यवस्था बनने के मायने क्या है, भारत के विकसित हो जाने के मायने क्या है। इसी सोच के बीच में एक ILO की रिपोर्ट आई है, उसने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। वो रिपोर्ट भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अलग से कोई अपने आंकड़े इकट्ठा किए हों। और जो कुछ परिणाम आए हैं, बड़े चौंकाने वाले परिणाम हैं। आप जानते हैं कि हमारी जो आबादी है उसमें युवकों की आबादी सबसे ज़्यादा है दुनिया में, विश्व भर में सबसे ज़्यादा है। इसलिए हम कहते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको लेना चाहिए। हमें लगता है उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कि शायद हम चूक रहे हैं या चूक गए हैं अभी तक, और हमें आगे कुछ करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट कहती है कि जो बेरोजगारों की फौज इस देश में है वो बढ़ी है। उन्होंने 2012 से लेकर 2022 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया है और वो कह रहे हैं कि बेरोजगारों की फौज बढ़ी है और उसमें से 83% युवा हैं। यानी जो बेरोजगार हैं उनका 83% युवा है। यानी आप कह सकते हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है वो तो सही साबित नहीं हो पा रही है, हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इनमें से सेकेंडरी या हायर एजुकेशन प्राप्त जो युवा हैं उनका प्रतिशत 65.7% है। यह प्रतिशत सन 2000 में 35.2 था, जो डबल हो गया है लगभग। यानी पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बेरोजगार युवकों के रूप में बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी के आंकड़ों में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जो दूसरे और आंकड़े आए हैं महिलाओं के बारे में, जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में है वो काफ़ी कम है पुरुषों के मुकाबले। लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ? जो महिलाएं नौकरी करना चाहती है, जॉब करना चाहती है। जब शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, महिलाएं भी काफ़ी, लड़कियां भी काफ़ी पढ़ने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सभ्य देशों में होता है, जो सुसंस्कृत देशों की पहचान मानी जाती है, सभ्यता की पहचान ही मानी जाती है कि कितनी महिलाएं कामकाजी महिलाओं के रूप में लेबर फोर्स में आई हैं, उनकी संख्या हमारे यहाँ पुरुषों के मुकाबले अभी भी काफ़ी कम है। और जो तीसरी बात आई है वो ये है कि भले ही कोविड के समय में जो बेरोजगारी की दर है उसमें थोड़ी सी कमी आई, लेकिन वह कमी शायद इस वजह से हुई क्योंकि लो पेड जॉब्स बढ़े। जैसे आपको, अगर आप अखबार पढ़ते हो तो याद आएगा कि मनरेगा में काफ़ी लेबर फोर्स को जोड़ा गया। ये बहुत सारे जो श्रमिक दूर से आए थे, अन्य जगहों से निकाले गए थे या लॉकडाउन की वजह से भागना पड़ा था, तो अपने अपने इलाकों में उनके स्किल के हिसाब से भी कुछ काम बढ़ने शुरू हुए थे और ख़ास करके मनरेगा के काम शुरू किए गए थे। इसलिए देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनको एब्जॉर्प्शन उस समय किया गया था, जो थोड़ा सा उसमें कमी आई थी। तो मित्रों, ये जो बेरोजगारों की फौज बढ़ी है और पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या इसमें ज़्यादा बढ़ी है, ये कुछ सवाल पैदा करते हैं जिन सवालों को समझना पड़ेगा। पहला सवाल तो ये है कि अब तक जो भी अर्थव्यवस्था बढ़ने की बात हम सुन रहे हैं या भारत के विकसित होते जाने की बात सुन रहे हैं, उसका पूरा मतलब यह निकल के सामने आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि उसका लाभ हमारे युवकों को भी मिल रहा हो। अगर हमारे युवक बेरोजगार हैं तो इसका मतलब हुआ कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। और अगर जॉबलेस ग्रोथ होगा तो इस देश में जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा 140 करोड़ आबादी है और हर साल वर्क फोर्स में 70 से 80 लाख नौजवान जुड़ रहे हैं, तब तो ये हाथ होंगे जो बेकार पड़े होंगे, बिना काम के हाथ पड़े रहे होंगे। तो इसका मतलब जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि लो पेड जॉब या अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि कोई मतलब भीख तो मांगेगा नहीं।
अगर पढ़ लिख करके आए तो कुछ थोड़ा मोड़ा करेंगे। तो लो पेड जॉब्स में भी वो अपने को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। इसलिए देखा गया कि रियल वेजेस का जो उसमें वृद्धि है वो उस तरीके से नहीं हो रही है। यानी जिनको काम मिला है, जो कोई भी काम कर ले रहे हैं, भाई क्या करेंगे, पढ़ लिख के आए हैं, कुछ ऐसे ही बैठ रहेंगे तो घर वाले भी परेशान करते हैं, घर वालों को चिंता होती है। तो चाहे एग्रीकल्चर में हो जाएंगे, जिसको फार्म सेक्टर कहा जाता है, या फिर कुछ छोटा मोटा और भी काम कर लेंगे, कैजुअल लेबर ग्रुप में कहीं काम कर लेंगे। तो ये एक चिंता का और सबब है। और तीसरा चिंता का विषय ये है कि अगर मान लिया जाए कि जॉब क्रिएट कुछ हो रहा होगा इकोनॉमी के बढ़ने के कारण, तो उसमें जो स्किल की आवश्यकता है वो युवकों में स्किल नहीं है। यानी एम्प्लॉयबिलिटी का सवाल है। उनको एम्प्लॉयबल शिक्षा के माध्यम से बनाने में देश को कठिनाई हो रही है, जबकि शिक्षा का स्तर बढ़ा है तब इसके बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं लेबर मार्केट की जो इनइक्वलिटीज़ है, यानी लेबर फोर्स अवेलेबल है लेकिन जॉब उसको उस तरीके का नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो काबिल है, तो कहीं ना कहीं मैचिंग कराना पड़ेगा। जो यूथ है या जो लेबर फोर्स है उसको मैच कराना पड़ेगा जॉब से। यानी जॉब के स्पेसिफिकेशन को उससे मैच कराना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन से मैच कराना पड़ेगा, ताकि अपने को उस काबिल बना सके। या स्किल डेवलपमेंट के बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। अप्रेंटिसशिप के कार्यक्रम हो सकते हैं, जो कई देशों में जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह के अवसर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ भी उस तरह के अवसर देने पड़ेंगे। ये चुनौतियाँ हमारे देश के सामने हैं और मैं समझता हूँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस रिपोर्ट के आधार पर इस रिपोर्ट को इस रूप में नहीं देखेंगे कि इससे किसी की आलोचना हो जा रही है। निश्चित तौर से इस रूप में देखेंगे कि हमारे ही आंकड़ों के आधार पर, भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर अगर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था कोई निष्कर्ष निकाल कर हमें दे रही है तो इस पर हमें गौर करना चाहिए और जॉब क्रिएशन की दिशा में काम करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की दिशा में काम करना चाहिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट को कम करने, यानी जो वेज की क्वालिटी है उसको बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। क्योंकि कमाई अगर कम होगी तो निश्चित तौर से फिर गरीबी का दुष्चक्र घेर लेता है। तो मित्रों, मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बात को शेयर करूं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो कृपया आप भी शेयर करें, आप भी अपनी टिप्पणियों से लाभान्वित करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।